हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग अपना क्लास 9th का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो इस चैप्टर में हम लोग इलेक्शंस के बारे में जानेंगे कि इलेक्शंस क्यों होता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पॉलिटिक्स पर, कैसे लोग लीडर चुनते हैं, ठीक है, क्या उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो उस सारी चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे रखा है। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा है डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ये पॉसिबल नहीं होता कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली क्या करें, गवर्नमेंट बनाएं या अपना शासन करें। क्या ऐसा कर सकते हैं सारे लोग मिलकर? नहीं कर सकते। तो उनमें हमने ये भी देखा है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़े करते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव्स उनके लिए ऑर्डर्स लेते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि जो वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, कैसे वो लोगों के द्वारा सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीज़ समझेंगे और इसमें ये कुछ ऐसे भी टॉपिक्स मिलेंगे कि इलेक्शंस नेसेसरी क्यों होते हैं और वो डेमोक्रेसी में कैसे यूजफुल होते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो यही है कि वाई इलेक्शंस क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक पैराग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसे रीड करते हैं। तो इस पैराग्राफ में क्या है कि मिडनाइट के बाद का समय है, ठीक है, रात्रि का समय है और वहाँ लोगों की पिछले 5 घंटों से उस जो टाउन था उसके चौराहे पर भीड़ लगी हुई है और वो लोग अपने लीडर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ठीक है, तो वो लोगों को भरोसा दिला रहे हैं, एश्योर कर रहे हैं कि जो उस भीड़ को जो लोग हैं उन्हें वो एश्योर कर रहे हैं कि जो उनका लीडर है वो किसी भी पल किसी भी मूवमेंट वहाँ आ सकता है। और जो क्राउड है तो वो देख रही है जब कोई भी व्हीकल उस रास्ते से पास होता है तो उन लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि वो आ गए हैं जो उनके लीडर हैं। अब कौन है उनके लीडर? तो उनके लीडर का नाम है मिस्टर देवीलाल, ठीक है, जो कि हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ हैं और जो कि करनाल में जो मीटिंग है थर्सडे को, करनाल में जो मीटिंग है उसे वो संबोधित एड्रेस करने के लिए वहाँ आ रहे हैं। और उनकी जो एज है वो 76 ईयर्स ओल्ड हैं और काफ़ी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वो बिजी चल रहे हैं, मीन्स काफ़ी ज़्यादा वो व्यस्त चल रहे हैं। हिज डे स्टार्ट्स, और उनका जो दिन शुरू होता है सुबह के 8 बजे से और रात्रि के 11 बजे जाकर उनका दिन ख़त्म होता है। मीन्स सुबह मॉर्निंग के 8 AM टू 11 PM वह वर्क करते हैं। और यहाँ आने से पहले उससे पहले वो 9 इलेक्शंस मीटिंग को सुबह से एड्रेस कर चुके हैं। ठीक है, और वो पिछले 23 मंथ से कंटिन्यूसली ऐसे ही पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस कर रहे हैं। तो वो इसका मतलब वो अपने आने वाले इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ एक पैराग्राफ और है कि जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है हरियाणा असेंबली इलेक्शंस की 1987 की, ठीक है, तो वहाँ क्या था कि जो स्टेट था उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर शासन कर रही थी 1982 में। तो उसके बाद क्या था कि चौधरी देवीलाल और उनका एक अपोजिशन जो लीडर था उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था जिसका नाम था न्याय युद्ध मतलब स्ट्रगल फॉर जस्टिस। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था लोकदल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि उन्होंने कौन सा स्ट्रगल स्टार्ट करा था, न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, और उनकी कौन सी नई पार्टी थी जिसका नाम था लोकदल। तो उनकी पार्टी ने दूसरी अपोजिशन पार्टी को ज्वाइन किया और जो वहाँ कांग्रेस पार्टी थी उसके अगेंस्ट इलेक्शन में जो कांग्रेस पार्टी थी उसके अगेंस्ट उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो इलेक्शन कॉम्पिटिशन में जब कभी इलेक्शन कॉम्पिटिशन होता था तो देवीलाल वहाँ कहते थे
कि अगर हमारी पार्टी इलेक्शन जीतेगी, अगर हमारी पार्टी इलेक्शन जीतती है तो सबसे पहले जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम किसानों का या फिर छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनका लोन माफ़ कर देंगे। वो ये चीज़ अनाउंस करते थे। और इसके साथ ही उन्होंने वादा भी किया था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम ये वही करेंगे। लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो पहले से ही, जो वहाँ कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उससे वो पहले से ही नाखुश थे। तो वो लोग फिर क्या हुआ कि देवीलाल का जो प्रॉमिस था उसकी तरफ वो लोग अट्रैक्ट हो गए। और जब इलेक्शन हुए तो उन्होंने लोक दल के फेवर में काफ़ी ज़्यादा वोट दिए, ठीक है। और क्या हुआ कि जो लोक दल थे और उसके जो पार्टनर्स थे उन्होंने 90 सीटों में से 76 स्टेट असेंबली की सीट्स जीती। और अकेली अगर हम लोक दल की बात करें तो उसने 60 सीट्स अकेले ही जीती, जो कि काफ़ी ज़्यादा असेंबली में मेजॉरिटी में थी। और कांग्रेस मुश्किल से 5 सीट ही जीत सकी। तो जब इलेक्शंस का रिजल्ट अनाउंस हुआ तो जो चीफ मिनिस्टर थे, जो पहले के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन दिया। और जो नए चुने हुए जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए थे उन्होंने लोकदल पार्टी के जो लीडर देवीलाल थे उन्हें अपना लीडर बनाया। तो जब लीडर बनाया तो वो चीफ मिनिस्टर बन गए। और जो गवर्नर थे उन्होंने फिर देवीलाल को इनवाइट किया न्यू चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, ठीक है। तो 3 दिन के बाद, इलेक्शन रिजल्ट्स के 3 दिन के बाद क्या हुआ कि वो चीफ मिनिस्टर बन गए और उसकी डिक्लेरेशन हो गई। तो जल्दी ही जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले ऑर्डर दिया कि जो छोटे फार्मर्स हैं या फिर जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं या फिर छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनका लोन माफ़ कर दिया जाए। और उनकी जो पार्टी थी उसने उस स्टेट्स में 4 साल तक शासन किया। और जब अगले इलेक्शंस 1991 में हुए तो लेकिन उस समय क्या हुआ कि उनकी पार्टी को अब की बार पॉपुलर सपोर्ट से उनकी पार्टी नहीं जीत पाई। और फिर से वहाँ कांग्रेस ने इलेक्शन जीता और फिर से वहाँ किसकी सरकार बनी? कांग्रेस पार्टी की। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो ये है कि वाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सिंपल सी बात है, इलेक्शंस की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है ताकि हम लोग अपने कैंडिडेट को चुन सकें, ठीक है। हम अपनी सरकार बनाने के लिए अपने कैंडिडेट को चुन सकें और वो कैंडिडेट हमारे फेवर में डिसीजन ले। तो इसके साथ में जो वोटर्स होते हैं उनके पास अपनी भी कुछ चॉइस होती हैं, जैसे कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी इंसान को चुन सकते हैं जो उनके लिए लॉ बनाए, कानून बनाए, या फिर वो ऐसी गवर्नमेंट को चुन सकते हैं जो उनके लिए मेजर डिसीजंस ले। और थर्ड पॉइंट है कि वो ऐसी पार्टी को चुन सकते हैं जिसकी पॉलिसीज सरकार या फिर लॉ मेकिंग को अच्छे से गाइड करे। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये लोगों के पास होते हैं इलेक्शंस में, ठीक है। और लोग बिल्कुल फ्री होते हैं अपनी मर्ज़ी से कि वो किसी भी जो उन्हें अच्छा लगे कि जिस कैंडिडेट से जो कैंडिडेट्स उनके लिए अच्छा वर्क करेगा उसे वो वोट देकर उससे गवर्नमेंट बनाते हैं और वो ही फिर गवर्नमेंट बना जिसे वो चुनते हैं, ठीक है। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो ये है कि इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है। तो हम बात करें तो इलेक्शन कई तरीके से होते हैं। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं सब में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वहाँ भी कुछ अलग तरह के इलेक्शंस वहाँ भी होते हैं, जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 में देख चुके हैं। तो इसमें कुछ फ्री पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि एवरीवन प्रत्येक हर किसी के पास अपना सिटीजन चुनने का अधिकार होना चाहिए, अपना कैंडिडेट चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक कोई वोट दे सके और प्रत्येक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट ये है कि देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters। जो पार्टीज हैं, जो कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल फ्री होने चाहिए इलेक्शंस करवाने के लिए, ठीक है। और वोटर्स को अपनी अपनी चॉइस प्रोवाइड करें कि उन्हें जो भी अच्छा लगे उसे वो चुन सकें। थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो चॉइस है वो प्रत्येक रेगुलर इंटरवल्स के बाद ऑफ़र की जानी चाहिए। मीन्स
इलेक्शंस कुछ सालों बाद होने चाहिए, मतलब पर कुछ ईयर्स बाद होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जो कैंडिडेट्स हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होने चाहिए, चुने होने चाहिए, मतलब लोग अपना वोट देकर उन्हें जिताएं। और फिफ्थ पॉइंट की हम लोग बात करें तो जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से होने चाहिए, किसी के ऊपर कोई फोर्स ना हो कि वो इसे वोट दें उसे वोट दें, लोगों की जो मर्जी हो वो उसे वोट दें। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छा है, कि लोगों के बीच में जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है क्या वो सही है। तो अगर हम लोग बात करें जो इलेक्शंस हैं, ठीक है, वो कंपटीशन होता है। जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें क्या होता है कि कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स अलग अलग पार्टी से खड़े हो जाते हैं और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो उसमें क्या होता है कि लोग अपनी मर्जी से जो उन्हें अच्छा कैंडिडेट लीडर लगता है तो उसे वो सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके फेवर में वो वोट डाल देते हैं। और वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें कि सपोज करिए कि क्या हो कि कोई भी कंपटीशन ना हो, मतलब एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और लोग वोट डालने जाएं, तो क्या वो सही होगा? बताओ, क्या उसे हम फ्री एंड फेयर ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे कि बताओ एक व्यक्ति खड़ा है और लोग जाएंगे वोट डालने, तो उस वोट डालने की वैल्यू होगी? बताइए, नहीं होगी, क्योंकि वो लीडर जब अकेला है तो वो तो सीधी सी बात है कि वही विन करेगा। तो कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है कि जब कंपटीशन होगा तो लोगों के पास अपने अपने नए नए ऑप्शन होंगे कि वो किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, किसको लीडर बना रहे हैं, ठीक है।